हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टेट सीटेट 2021 के लिए हिंदी भाषा की प्रैक्टिस करेंगे। यानी इसमें हम 30 प्रश्नों के प्रैक्टिस करेंगे। तो आज से यह सीरीज चालू है जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते हैं। हिंदी भाषा से महत्वपूर्ण कंटेंट आपको प्राप्त किए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी लोग वीडियो को देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा से 30 प्रश्नों के ज़बरदस्त तैयारी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। साथ ही साथ और जो सब्जेक्ट है उसको भी इसमें कवर किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे हिंदी भाषा का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे। तो आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट प्राप्त होते रहेंगे। आप प्रश्नों के प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल में नहीं है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, विद्यालय शब्द में है। आपको ऑप्शन के अनुसार आपको उत्तर का चयन करना है। विद्यालय शब्द में पूछा गया है क्या है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विद्यालय का जब आप विग्रह करेंगे तो अब बनेगा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो यह देखिए जो हो जाएगा, इसमें आ है और यहाँ पे भी आ है। तो अकह सवड़े दीर्घ से यहाँ पे दीर्घ संधि बन जाएगी। और दीर्घ संधि जो आता है वह स्वर संधि के अंतर्गत। तो विद्यालय शब्द में क्या है? स्वर संधि। और स्वर संधि का नियम क्या है कि यदि अ, ई, उ, री के बाद हर्ष या दीर्घ आते हैं तो दोनों को मिलाकर क्रमशः उसका दीर्घ हो जाता है। आ, बड़ी, उ, री हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण, विद्यालय हो गया, ठीक है, हिमालय हो गया। तो यह सभी किस में आते हैं? स्वर संधि में। अब बता दें, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो इसके कोई भी एग्जाम्पल हो वह सभी आएंगे स्वर संधि में। ठीक है। तो कन्फर्म हो गया होगा आप सभी को। पहला उत्तर यहाँ पे आपका ए उत्तर सही है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए, पवन का जो संधि विच्छेद होता है वह कैसे होता है? आपका यह अयादि संधि का उदाहरण है। पो प्लस अन्न जब करेंगे तो पवन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यह पो जब बना है तो यह प प्लस ओ से बना है। ओ के बाद आ गया अन। तो यानी ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ओ के स्थान पे हम आज लाते हैं अ व, अ व। तो प में अ जोड़ेंगे, प व न। इस प्रकार आपका बन जाएगा पवन। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी में वचन होते हैं। तो देखिए, हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन दो होते हैं। हिंदी में एक वचन और कितने होते हैं? बहुवचन। यानी 2 प्रकार के वचन होते हैं। और संस्कृत में कहेंगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो यहाँ पे हिंदी का पूछा है तो 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे उत्तर जो सही होगा वह बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया आगरा का बहुवचन होगा। आगरा एक शब्द दिया है, उसका बहुवचन पूछा गया है। तो देखिए, आगरा का बहुवचन नहीं होता है। आगरा, आगरा में ही आगरा का रूप होता है, इसका बहुवचन नहीं होता है। क्योंकि आपका यहाँ पे उत्तर डी सही हो जाएगा। ठीक है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। ठीक है। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उससे क्या कहते हैं? तो देखिए, ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं जो किसी भी लिंग, वचन, पुरुष आदि के परिवर्तन के बावजूद परिवर्तन नहीं होते, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका उत्तर सही हो जाएगा अविकारी शब्द। आपके यहाँ पे उत्तर सही होंगे, सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शब्द के सही रूप का चयन करना है। यहाँ पे देखिए, तृष्णा दिया गया है। आपको तृष्णा के जो सही रूप है, सही वर्तनी है, उसको चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए, तृष्णा का जो सही रूप है, ऑप्शन नंबर आपका डी दिखाई दे रहा होगा। यह डी उत्तर तृष्णा यह वर्तनी के रूप में शुद्ध है। ठीक है।
तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो देखिए कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, और कवयित्री जो सही रूप में लिखा गया है वह यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। कवयित्री यह आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही रूप है। तो आपको ध्यान रखना है कवयित्री का सही रूप यह है, तो यह सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला जो प्रश्न है वह दिया गया है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो देखिए दो प्रकार के शब्द होते हैं, जो तत्सम और तद्भव होता है। तो तत्सम जो होता है वह संस्कृत का शब्द है, वह बिना परिवर्तन का आ जाता है हिंदी में, तो उसे तत्सम कहते हैं। और संस्कृत का वही शब्द अगर उसका रूप थोड़ा परिवर्तित होकर आता है हिंदी में तो वह तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि बिना किसी परिवर्तन के आए तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा तत्सम। आपका सी उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए समास जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए जो द्वंद्व समास दिया गया है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे रात दिन अगर कहेंगे तो रात और दिन, तो दोनों प्रधान हुए तो द्वंद्व समास। अब देखिए द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। ठीक है, संख्यावाचक। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे इसमें जब इसका विग्रह करेंगे तो जैसे स्वर्ग प्राप्त दिया हो तो स्वर्ग को प्राप्त, यानी इसमें कारक चिन्ह छिपे रहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। याद रखिएगा यहाँ पे आपके ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शुद्ध शब्द दिया गया है, देखिए उज्ज्वल का शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो उज्ज्वल जो सही रूप में लिखा गया है वह कहाँ पे है? वह ऑप्शन नंबर डी में है। ध्यान से देख लीजिएगा, उज्ज्वल बार बार पूछा जाता है तो उसमें आधा दो ज रहते हैं उज्ज्वल, तो यह सही रूप है। आपके डी उत्तर यहाँ पे आपके सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अनुरक्त का विलोम शब्द पूछा गया है। अनुरक्त का विलोम शब्द, तो देखिए अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का होता है विरक्त। विरक्त। ठीक है, यहाँ पे आपके सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर बी। अनुरक्त का विरक्त होता है, आसक्त का अनासक्त होता है, तो आपका बी उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? अब देखिए तत्सम शब्द पूछा गया, किस में है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको बताना है तत्सम शब्द क्या है। ठीक है, देखिए तत्सम होता है जो संस्कृत से हूबहू आता है हिंदी में, उसे तत्सम कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है शर्करा, ठीक है, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, यह क्या है? यह सभी तत्सम है। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, आपके यह सभी शब्द क्या हैं? तत्सम है। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा, पहला वाला उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है? देखिए यहाँ पे पूछा गया को उपसर्ग नहीं है। ठीक है, देखिए रूप में को जोड़ देंगे कुरूप हो जाएगा, यहाँ को उपसर्ग है। कर्म में को जोड़ेंगे कुकर्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए चाल में कुचाल जोड़ देंगे कुचाल हो जाएगा, यानी यह उपसर्ग है यहाँ। लेकिन कुशल शब्द जो दिया गया है, कुशल, कुशल शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह शब्द है, स्वयं शब्द है, सल में कु नहीं जोड़ा गया है। कुशल एक शब्द ही है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। इन प्रत्यय आपको दिया गया है, इन प्रत्यय का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपके उत्तर है वहाँ पे आपके पुजारिन शब्द जो दिया गया है, पुजारिन, इसमें इन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है पुजारिन शब्द में, तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं। देखिए पहला पद अगर संख्यावाचक हो तो उसे कहते हैं द्विगु समास। ठीक है, पहला पद अगर संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास है। जैसे त्रिफला, दोपहर, यह सभी क्या है, द्विगु समास है। चौराहा, पंचवटी, यह सभी द्विगु समास है, क्योंकि इसमें पहला जो शब्द लगा है वह क्या है, वह संख्यावाचक है। अब बात करेंगे कर्मधारय समास का। देखिए जिसमें विशेषण और विशेष से का संबंध हो वह होता है कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, कमल की विशेषता बता रहा है कि वह नीला है, तो विशेषण और विशेष साथ में हो तो वह कर्मधारय हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पे जो दिया गया है वह डी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास पूछा गया है किसमें है। तो देखिए द्वंद्व समास में पहले बात करेंगे तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए नर और नारी जो दिखा गया है, नर नारी, नर अलग है नारी अलग, ये दोनों प्रधान है। तो ऐसे शब्द जब आपको दिखे तो वहाँ द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, नर और नारी, तो इसलिए यहाँ पे आपका सी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नर और नारी में द्वंद्व समास है। अब बात करेंगे लंबोदर जो दिया गया है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणित, यानी किसी अन्य की प्रधानता हो जाए तो वहाँ हो जाता है क्या, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, शरणागत, शरण को आगत, यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। अंधकूप हो जाएगा यह कर्मधारय समास। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके उत्तर हो जाएंगे सी उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है, नगर में रहने वाला क्या कहलाता है। तो नगर में रहने वाला नागर कहलाता है, नागर। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए जो जाति का बोध करा दे वह जातिवाचक संज्ञा हो जाए। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा पूछा गया नहीं है। तो देखिए लोहा से सभी लोहा हो जाएगा, लकड़ी से सभी लकड़ी, पुस्तक से सभी पुस्तक, तो यह जातिवाचक है। लेकिन शैशव जो है यह भाववाचक है। ठीक है, भाववाचक शब्द है, संज्ञा है, इसलिए यहाँ पे उत्तर आपका ए सही हो जाएगा, यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देखिए पूछा गया है किस निम्न में किस वाक्य में संप्रदान कारक है। तो देखिए संप्रदान कारक कहाँ होता है, किसी देने के लिए, यानी को या के लिए। तो मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, तो राम घर पर सो रहा है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। बहुत दूर है, से बहुत दूर है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपदान कारक। लेकिन आपका पूछा गया है कि संप्रदान कारक, तो आपके ऑप्शन कुछ इधर हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, यानी देने के अर्थ में जो होता है वह क्या होता है, संप्रदान कारक। तो यहाँ पे आपका सी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। वह सर्वनाम पूछा गया, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह कौन सा सर्वनाम है। तो वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, वह क्या है, पुरुषवाचक संप्रदान। पुरुषवाचक संप्रदान में क्या होता है, पुरुष या वक्ता या श्रोता के नाम के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है वह पुरुषवाचक होता है। जैसे मैं, तुम, आप, वह, यह सभी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त क्रिया के उदाहरण कौन सा वाक्य है। देखिए संयुक्त क्रिया पूछा गया है। ठीक है,
तो संयुक्त क्रिया क्या है? जिसमें दो क्रिया है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, इसमें पढ़ने के लिए आया करो, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी होती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें पढ़ना, ठीक है, आना, यह शब्द है, तो आपका इसलिए यह हो जाएगा संयुक्त क्रिया। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो देखिए साधारण वाक्य क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसमें कहते हैं उद्देश्य, विधेय और क्रिया एक ही हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। आपके डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य बताइए। देखिए क्या होता है, मोहन बाजार जा रहा है, जैसे यह वाक्य दिया गया है। अब देखिए इसमें उद्देश्य और विधेय दो होते हैं। ठीक है, तो देखिए कर्ता उद्देश्य होता है और जो बाजार होते हैं वह सभी क्या होते हैं, विधेय। यानी मोहन इधर कह देंगे तो इसमें मोहन क्या हो जाएगा, उद्देश्य, बाकी सभी बाजार जा रहा है, यह इतना जो देखेंगे वह क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो आपका पूछा है उद्देश्य, तो यहाँ पे मोहन क्या है, उद्देश्य है। आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से मिश्रित वाक्य बताइए। मिश्रित वाक्य बताना है। देखिए मिश्रित वाक्य क्या होता है, जब दो उपवाक्य किसी एक दूसरे पे अधीन होते हैं तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी दो वाक्य एक दूसरे पे आश्रित हो उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। मैंने सुना कि नीना पास हो गई, मैंने सुना कि, देखिए मैंने क्या सुना कि नीना पास हो गई, यह दो उपवाक्य हैं और एक दूसरे पे आश्रित है। मैंने सुना कि नीना पास हो गई, तो यह मिश्रित वाक्य है। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। तो इसमें देखिए मिश्रित वाक्य होता है जब एक दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं दो उपवाक्य, तो उसे कहते हैं मिश्रित। मैंने सुना कि नीना पास हो गई, इस कारण यहाँ पे डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दिया गया किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जब आप कहते हैं कि कोई उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहते हैं उसको, ठीक है, तो अवतरण या उद्धरण चिन्ह जो ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा में उनके बाद को रखा जाता है उसे अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। अब देखिए इसमें चार वाक्य हैं, इसमें पूछा गया कि सही विराम चिन्ह क्या है। तो जो पत्र आज आया है कहाँ है, तो जो पत्र आज आया है यहाँ कामा और यहाँ पे कहाँ है क्वेश्चन मार्क, तो यह आपका सही है। ठीक है, 56 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शेर को सामने देख करके यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। खाली स्थान दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए आप पढ़े होंगे, शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, तो मेरे प्राण सूख गए, आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सही मुहावरा है। मुहावरा पूछा गया है, सही मुहावरा क्या है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, आँखों में धूल झोंकना, यह होता है आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, यह सही मुहावरा है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ पे सी उत्तर सही हो जाएगा, आँखों में धूल झोंकना यह सही मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। हाथ न आना तो पकड़ में न आना। ठीक है, आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिर फिर जाना,
सिर फिर जाना यह मुहावरा दिया गया है। इसका पूछा गया है कि सही अर्थ क्या होगा। सिर फिर जाना, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अहंकारी हो जाना। होता है ना, कहते हैं तुम्हारा सिर फिर गया यानी तुम अहंकारी हो गए हो, ठीक है। तो यह आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए यह हिंदी भाषा से पहला प्रैक्टिस सेट है। जल्द ही हम सभी विषयों की प्रैक्टिस सेट इस चैनल से आपको देते रहेंगे, तो चैनल में बने रहिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।